जुडिशियल रिफॉर्म्स बार बार आपने सुने होंगे, एटलीस्ट 2 शब्द तो सुने होंगे, कोलेजियम सिस्टम। सुना है ये? बस इतना बता दो, सुना है कि सुना भी नहीं है। जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, ट्रांसफर्स होती हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, फिर कुछ की प्रमोशन होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ जाएंगे। तो उन्हीं से रिलेटेड है कोलेजियम सिस्टम। अभी हिस्ट्री से चलेंगे कि क्या क्या हुआ है, कितने केसेस आए हैं, वो सारा देखेंगे। पर ये शब्द जान लो पहले तो, कोलेजियम सिस्टम। पॉलिटी एंड गवर्नेंस जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आप पढ़ते हो 4 पिलर्स। कोई ऐसा जिसको ये 4 पिलर अभी भी याद नहीं हो, वो बोल दे। अमन नहीं है? अच्छा, और कोई ऐसा जिसको नहीं है? और जिनको याद है वो बताना। ये क्या था? अब कम हाथ खड़े हुए। न्यूट्रल क्या था इसमें? इसमें या तो याद होगा या तो नहीं होगा। पहला, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मीडिया। मीडिया, ठीक है। आज जो बात करेंगे वो जुडिशरी, एंड दूसरी जो बात आएगी बीच बीच में वो रहेगी एग्जीक्यूटिव, यानी कि गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रोल रहेगा यहाँ पे। चलो पहले तो आर्टिकल नंबर 124 के बारे में समझते हैं। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन कौन बन सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट करी जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124 में मिल जाएगी। ये था सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, उच्च न्यायालय। बट अगर हाई कोर्ट की बात करी जाएगी तो आर्टिकल आ जाएगा 217, ठीक है। तो वहां पे 217 की बात आएगी। 217 नहीं, 214 है कि 217 है? चेक करना फटाफट से, मैं भूल गया। आई थिंक 217 ही है। जल्दी से जल्दी से। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, डायरेक्ट लिखो। 17 ही है, ठीक है फिर। चलो 217। तो हमें सिर्फ बात करनी है आज सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन कौन बन सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1 वही रहेगी कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एंड दूसरा लिखा है एक्सपीरियंस। तीसरा भी किसके ऊपर है? एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर वो जज थे हाई कोर्ट के, 1 2 3 कितने भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं, पर मिनिमम टाइम पीरियड एटलीस्ट 5 years का होना चाहिए। और अगर एडवोकेट थे तो एटलीस्ट 10 years के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये तो आर्टिकल 124 हो गया, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ये एलिजिबिलिटी देखी। फिर आपने ब्लैक कोट सिंड्रोम ये टर्म पढ़ी, न्यूज़पेपर में द हिंदू एडिटोरियल भी आ रखा था, मैंने लिंक डाल दिया, देख लेना। इंडियन एक्सप्रेस में भी आ रखा है ये ब्लैक कोट सिंड्रोम। आपने ये तो सुना होगा कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इंक्रीज्ड, मतलब बहुत सारे केसेस हैं, पर जजेस का नंबर अगर देखोगे तो वो आपको कम मिलेगा। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, अराउंड 80,000 केसेस आपको सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मिलेंगे। उसके अलावा 61 लाख केसेस आपको हाई कोर्ट्स के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे, पेंडिंग मिलेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे तब तो आपको 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग मिलेंगे। इतने केसेस पड़े हुए हैं जो कि अनसॉल्व है, जिनकी अभी पेशियां चल रही हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है। तो ये सारे केसेस पेंडिंग है। उसके बाद अपॉइंटमेंट की अगर बात करेंगे तो आप देखोगे 30% सीट्स जजेस की खाली पड़ी हुई हैं, तो रिक्रूट्स भी नहीं हो रहे हैं। तो ये सारा फिनोमिना, ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है और अपॉइंटमेंट्स के अंदर बहुत सारे डिलेज हो रहे हैं, उसी को क्या बोल दिया गया? ब्लैक कोट सिंड्रोम। काला कोट पहनते हैं ना वकील लोग, तो उसके लिए बोल दिया गया ब्लैक कोट सिंड्रोम। एक व्हाइट कोट सिंड्रोम भी होता है, वो डॉक्टर्स के लिए यूज करा जाता है। यहाँ पे ब्लैक कोट सिंड्रोम, तो ये टर्म यूज करी द्रौपदी मुर्मू जी ने, तो लाइमलाइट में आ गई। थोड़ा सा याद रखना, लॉ वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछ ली जाती हैं टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। ये ब्लैक कोट सिंड्रोम बताया मैंने अभी आपको। अब चलते हैं केसेस के ऊपर। तो 60 लाख केसेस पेंडिंग है आपके हाई कोर्ट के अंदर, 80,000 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देन 30% जो जुडिशियल सीट्स हैं जजेस की वो खाली पड़ी हुई हैं, कोई नहीं उनके बारे में बात कर रहा। तो इन सभी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यूज में आ जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, इनको क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि इन चीजों को कंपनसेट किया जाए। अब जो आपको केसेस याद रखने हैं वो देख लेते हैं। अब आज के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है, उसको आप नोट भी कर सकते हो। आज के टाइम पे जजेस सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम के थ्रू करे जाते हैं। कोलिजियम सिस्टम, जिसमें 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर्स। एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 होंगे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस। तो
आज के टाइम पे जो सिलेक्शन होती है, अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो इस मेथड से होती है। 5 मेंबर रहेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे, और बाकी क्या रहेंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जजेस नहीं सीनियर मोस्ट। तो एक्सपीरियंस एंड एज वो सारा क्राइटेरिया देखा जाता है। तो ये तो पहला रख लो याद। अब केसेस को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। तो एक जजेस केस आता है 1981 के अंदर, वहां पे 2 टर्म्स यूज करी गई। एक है कंसल्टेशन, जाते हैं ना कि कंसल्ट कर लेते हैं एटलीस्ट डॉक्टर को, पर आप बाध्य नहीं होते कि वो कंसल्टेशन आपने एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है डॉक्टर की। तो सेम यहाँ पे कंसल्टेशन का मीनिंग रहता है कि कंसल्टेशन ऑफ व्यूज एंड नॉट कॉन्करेंस। अब देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एंड जो 4 आपके सीनियर जजेस हैं, वो बता देते हैं कि इनको हमने चूज किया है, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं कि ठीक है ये जज डिक्लेयर हो चुके हैं। अब पहला जब जज केस आया था 1981 में, तब ऐसा कुछ नहीं होता था, जजेस की नहीं चलती थी उस टाइम पे। प्रेसिडेंट होंगे, उनको एडवाइस देंगे, जो जजेस होंगे वो एडवाइस तो देंगे, पर प्रेसिडेंट की मर्जी है कि उनको बनाना है जज या नहीं बनाना है, उनकी येस और नो चलेगी। इवन जो जज रेकमेंड करा होगा उनकी चॉइस है कि यही पिक करने हैं, किसी और को पिक करना है। दैट वाज द फर्स्ट जजेस केस 1981। तो यहाँ पे बोला गया था कंसल्टेशन नॉट कॉन्क्यूरेंस, मतलब कंसल्ट किया जा सकता है, जजेस से पूछ लिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा कि इनको हम जज बना सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं थी कोई नहीं कि इन्हीं को जज बनाना है, जो जजेस ने रिकमेंडेशन दी हुई है, कोई कंपल्शन नहीं थी वहां पे। दैट वाज फर्स्ट केस 1981। तो मतलब यहाँ पे जुडिशरी की ना सुप्रीमेसी दिख के आपको दिखेगी एग्जीक्यूटिव की, गवर्नमेंट का मेन रोल रहेगा जजेस की अपॉइंटमेंट में। अब ध्यान से सुनते रहना, फिर आपको प्रोज एंड कॉन्स खुद ही समझ आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या देखा, किसकी सुप्रीमेसी दिख रही है, गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव की। और हम क्या पढ़ते हैं कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, ताकि अपने जो केसेस हैं उनको एक न्यूट्रल वे से देख सके। आर्टिकल नंबर 14 एंड ऑल, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये तो था आपका पहला केस जो कि आया 1981 में। कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्क्यूरेंस, यानी कि कंसल्ट किया जा सकता है, पर जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट उस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि जो रिकमेंडेशन जजेस ने दी है वही सिलेक्शन होगी। ठीक है, ये था पहला केस, याद रखना इसको, अभी चेंजेस होते रहेंगे। देन आती है सेकंड जजेस का केस 1993। यहां पे अब बोल दिया गया कंसल्टेशन जो करी जाएगी, जो जजेस बताएंगे कि ये जज होने चाहिए, वो बाध्य बनाना शुरू कर दिया गया, यानी कि कॉन्करेंस अब यस कर दी। मतलब जो कंसल्ट करके जजेस ने बताया कि ये होने चाहिए जज, अब यहाँ पे यस कर दी कि ठीक है उसी को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये हुआ 1993। मतलब अब कलेक्टिव ओपिनियन होगा, बाकी भी वोट करेंगे, पर पहली प्रेफरेंस किसको दी जाने लगी, अब जजेस को। ये हुआ 1993। अब थोड़े से और चेंजेस हुए। थर्ड जजेस केस आता है 1998। तो जो अभी पढ़ा ना आपने कोलिजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम, तो यहाँ पे बोल दिया कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये तो हुआ थर्ड केस में, जहां पे कोलेजियम सिस्टम आ गया, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस। तो 1998 से ये चीज शुरू हो जाती है। अब देखो आगे क्या होता है। अब आगे चैलेंजेस, गवर्नमेंट क्वेश्चन करने लगती है जुडिशियल सिस्टम को कि आप जो जजेस की अपॉइंटमेंट करते हो वो किस बेसिस पे करते हो, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप बाहर बताते भी नहीं हो। और फिर देखा गया लगभग 4000 फैमिलीज हैं इंडिया के अंदर, बस उन्हीं फैमिली में से आपको जजेस मिलेंगे। इवन रिसेंट एग्जांपल दे दिया जाता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब हैं, उनके फादर भी एक टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो नेपोटिज्म काफी देखा जाता है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस आने लगे, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वेग सी स्टेटमेंट आने लगी जजेस की तरफ से कि इस बेसिस पे हम चूज कर लेते हैं। वहां पे 5 लोग बैठ गए, 4-1 का डिसीजन आ गया तो 4 वालों को डोमिनेंस दे दी जाएगी, 3-2 का आ गया तो 3 वालों को डोमिनेंस दे दी जाएगी। तो ये सारे कंसर्न्स आने लगे कोलिजियम सिस्टम को लेके, नेपोटिज्म को लेके। फिर उसके बाद गवर्नमेंट लेके आती है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई 2014 के अंदर, जिसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए, NJAC, NJAC इसको लेके आए इन 2014। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, तो 99th, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी आया था लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन, याद है ना, पेपर देखे PYQs, यूपीएससी में आया था, हम एक दिन ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे रैंडम, मैं ट्रिक्स बता रही थी कि कैसे लैंग्वेज वाली अमेंडमेंट्स याद रखनी है। आई थिंक पुराने बच्चे हैं नहीं इधर अब, हाँ तभी, चलो कोई बात नहीं, पर आ जाती हैं अमेंडमेंट तो इंपॉर्टेंट होती हैं।
अब यहाँ पे क्या बोला गया कि कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगा ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 2014 की बात है। अब यहाँ पे कोलैप्स करना था कोलेजियम सिस्टम को, रिप्लेस ही कर देना था इसको पूरी तरह से। और इसमें जो आपको मेंबर मिलेंगे टोटल, वो मिल जाएंगे 6। अब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कंपोनेंट क्या क्या है वो देख लो। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेंगे, 2 सीनियर जजेस भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर चेंज करते रहेंगे 5 साल के अंदर, पर वो भी बैठेंगे। तो 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2 एमिनेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय कमेटी। और इस कमेटी को कौन कंसीडर करेगा? तो 3 लोग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 2 हाँ हाँ अभी आ रहे हैं उसी पे, अभी तो हिस्ट्री चल रही है ना, रेस्ट इज मिस्ट्री। तो 2 एमिनेंट जो पर्सन होंगे इनको कौन सेलेक्ट करके लेके आएगा? एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी के जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये सिविल कम्युनिटी से होंगे। अब ये बड़ी वेग सी टर्म है कि सिविल कम्युनिटी में तो बड़ी सारी ब्रांचेस आ गई, बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज आ गई, फिर किसको बिठाएंगे? क्या पता जो गवर्नमेंट रूल में है वही अपना कोई फेवरेट बिठा दे। तो ये इसके क्रिटिसिज्म करेंगे एनजेएसी के, एंड ये इसके कंपोनेंट्स थे। पहली बात तो ये याद रखो। तो डिफरेंस लग रहा है ना पता, पहले उधर जजेस ही थे सिर्फ, यहाँ पे और भी आगे, मतलब जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव दिख रहा है कहीं ना कहीं। गवर्नमेंट का दोबारा से रोल यहाँ पे इमर्ज होता हुआ आपको दिखेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका भी क्रिटिसाइज करा। अगले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस बिठा दिया, दैट इज द 4th जजेस केस। अब उसके तहत बोला गया कि 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, जिसमें बोला गया था कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से। और इवन डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 50 जो कि कहते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे ये जो एनजेएसी आया था 2014 में वाया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और साथ में वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ये तो है ही नहीं, इसका बेस नहीं बना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है ये चीज। तो इससे एनजेएसी जो है उसको खत्म कर दिया गया। ये था आपका केशवानंद भारती केस 1973। 13 जजेस यहाँ पे बैठे थे। सबसे बड़ी जो जजमेंट मानी जाती है आज तक की वो यही है, केशवानंद भारती केस। तो इसके तहत एनजेएसी को खत्म कर दिया गया। अब दोबारा से बात आती है वही, जब ये कोलकाता रेप एंड मर्डर केस होता है, बाकी और भी बड़े सारे केसेस आए, तो उसके बेसिस पे बोला गया कि ये जो पेंडेंसी है, और ऊपर से द्रौपदी मुर्मू जी ने बोल दिया ब्लैक कोट सिंड्रोम, तो उससे बात उठी पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड सेकंड अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी चेंजेस लाने की जरूरत तो है, क्योंकि जो आपकी फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे एग्जाम्पल उठाया, उन्होंने बनाया है एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 15 मेंबर्स की बॉडी है, जिसमें ना सिर्फ जजेस होते हैं बट बाकी जो लेमैन होते हैं, मतलब जिनको ज्ञान होता है एटलीस्ट लॉ वगैरह का, उनको भी लाया जाता है, गवर्नमेंट से भी लोगों को उठाया जाता है। तो इस तरह से 15 मेंबर्स की बॉडी बनती है। क्रिटिकली एग्जामिन अगर करके क्वेश्चन आ जाए तो इंटरनेशनल एग्जाम्पल आपको मिल गया, ये न्यूज़पेपर में ही दे रखा था। तो यहाँ पे 15 मेंबर्स की बॉडी बनाई गई यूके के अंदर। ये बनाई गई थी 2005 में। फिर एक थोड़ी सी जो डेवलपिंग स्टेज में या फिर अंडर डेवलप भी बोल सकते हैं, साउथ अफ्रीका चले जाओ, इवन वहां पे भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों बैठते हैं और फिर जाके जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारा कोलिजियम सिस्टम थोड़ा सा गलत है। कैसे है गलत? क्योंकि उसमें सिर्फ जजेस बैठ रहे हैं और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल नहीं है। और यहाँ से लेसन दिखाया जा रहा है कि यूके के पास भी जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव बैठ रहे हैं, एंड साउथ अफ्रीका के अंदर भी जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव बैठ रहे हैं। इवन फ्रांस के अंदर चले जाओ तो फ्रांस में भी आप देखोगे जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पे थोड़े से फॉरेन एग्जाम्पल दे दिए कि ये देखो यहाँ पे भी तो सक्सेसफुल हैं चीजें, तो यहाँ से हम लेसन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नाउ यही बोला गया है कि एनजेएसी इज बेटर देन कोलेजियम सिस्टम एज पर राइटर। मैंने नहीं बोला, ये राइटर ने बोला है, क्योंकि इसमें हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं। पहले कोलिजियम सिस्टम में बोला जाता था रिफॉर्म करने के लिए, अभी बोला गया है कि इसमें हम एटलीस्ट रिफॉर्म कर सकते हैं। और रिफॉर्म इस तरह से किए जाए ना तो जुडिशरी डोमिनेटिंग हो जाए ना तो गवर्नमेंट डोमिनेटिंग हो जाए। तो ये तो खैर बोला गया है कि हमें बैलेंस लाने की जरूरत है, ताकि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, बिना वो कुछ सोचे बायस हुए। आपको पता है ना, एक बार एक जज साहब बैठे थे, काफी बायस थे वो, उनको निकाल दिया गया था बाद में। ठीक है, कंट्रोवर्शियल था बहुत ज्यादा, निकाल दिया गया था, पहले की गवर्नमेंट्स के साथ थे तो निकाल दिया गया था उनको। तो ये चीजें होती हैं ताकि इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके
सेफ गार्ड कर सकें अपने प्रोविजंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो उसके लिए बोला गया है थोड़ी सी बैलेंसिंग लाने की ज़रूरत है, दोनों का ध्यान रखना है। एड्रेसिंग करंट चैलेंजेस, वही सारी की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वो सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत है अपने सिस्टम के अंदर। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिफॉर्म्स इन NJAC। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, लिख लेना इसको।